हमने कल गॉस की प्रमेय पढ़ा दी थी, आज हम गॉस की प्रमेय का निगमन करेंगे। गॉस की प्रमेय हमने क्या बताई थी कि कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ, मान लो ये आवेश है और ये बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही तो बताया था कि नहीं? यानी फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0, यही गॉस की प्रमेय हमने कल बताई थी आपको। आज हमें क्या करना है, ये फार्मूला आया कैसे, इसको प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो इसे आज हम सिद्ध करेंगे। तो देखो समझते हैं। मान लेते हैं कोई ये एक आवेश है, ठीक है, ये एक आवेश है, ये क्यू आवेश है, ठीक। अभी जो क्यू आवेश है ये वास्तव में हम बता क्या रहे हैं आपको, इसको एक टेढ़े मेढ़े, ठीक, ऐसे ये टेढ़ा मेढ़ा हमने वक्र खींच लिया है। कैसा खींच लिया है? वक्र। इस जो ये आप हमने क्या बताया, ये आपका आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ एक हमने टेढ़ा मेढ़ा वक्र खींच लिया है, और ये वक्र खींचा जो है, इसी वक्र को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ये बात बताई थी हमने कि नहीं? इसी वक्र को हम क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो एक चीज़ समझिए, अगर ये वक्र जो है, ये वक्र जो है टेढ़ा मेढ़ा ना होता, सीधा होता, मान लेते त्रिभुजाकार होता, आयताकार होता, वर्गाकार होता, ऐसा होता, तो बड़ी आसानी से इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते, सूत्र पता है तो निकाल लेते। लेकिन ये जो तुम्हारा वक्र है ये तिरछा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, और मान लिया है कि इसका क्षेत्रफल, माना इसका जो क्षेत्रफल है, देखो ध्यान समझते रहना, माना जो ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो हम मान लिए इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। इसका पूरा कितना क्षेत्रफल है? a। समझ पाए कि नहीं? और देखो इसका जो क्षेत्रफल है, जब कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ होती है तो किसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ का क्षेत्रफल हो, आयतन हो, कुछ भी हम सूत्र के द्वारा निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि भैया सूत्र उन्हीं चीज़ों का होगा, जैसे या तो त्रिभुजाकार हो तब उसके सूत्र लगा करके क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, आयत बना हो तब क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, वृत्त बना हो तब क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। लेकिन ये तो तिरछी मिर्ची टेढ़ी मेढ़ी चीज़ है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो मान लिया ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? a, पूरा क्षेत्रफल a है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माना जो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हमने लेते हैं, ये देखो छोटा सा पॉइंट ले लिया, क्लियर, ठीक। टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है वो हमने आपको बता दिया है, टोटल क्षेत्रफल a है। समझते रहना मेरी बात, टोटल क्षेत्रफल इसका कितना है? a। लेकिन इसी टोटल क्षेत्रफल में एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। जब छोटा सा क्षेत्रफल लिया है तो इस छोटे से क्षेत्रफल का जो ये छोटा सा क्षेत्रफल जो है, इस क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है। तो जब छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? dA। क्या कहते हैं भाई? हमने आपको उस दिन बताया था कि भाई कोई बड़ी चीज़ है तो उसका छोटा लोगे तो उसके आगे d लगा देंगे, इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है P। क्या नाम रख दिया है इस पॉइंट का? P। इस पॉइंट पर अब देखो ये जब छोटा सा ये क्षेत्रफल है, छोटा सा अगर ये क्षेत्रफल है तो इसका एक क्षेत्रफल वेक्टर होगा कि नहीं? क्षेत्रफल वेक्टर हमने आपको बताया था, कोई समतल जगह है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे लंबवत होता है उसके, ऐसे ही ये क्षेत्रफल है तो इसका भी क्षेत्रफल वेक्टर जो है बिल्कुल लंबवत होगा। लेकिन लंबवत हम बनाएंगे नहीं, हम इसको ऐसा बना देंगे, वैसा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे, ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, इस क्षेत्रफल वेक्टर को हम ऐसे dA से दिखा दे रहे हैं, इसका क्षेत्रफल भी d है, क्षेत्रफल वेक्टर को dA से दिखा देते हैं। या फिर अगर एकांक वेक्टर के रूप में दिखाओगे तो n कैप भी इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? n कैप, ठीक। चलो इसके बाद देखो हम यहाँ से आपको क्या बताते हैं, जो ये तुम्हारा आवेश है, जो ये तुम्हारा आवेश है प्लस का, इस आवेश से ये बिंदु P जो है, इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितनी? स्मॉल r हमने मान ली है, क्लियर। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है कितनी हमने मान ली है? स्मॉल r। ध्यान से समझते रहना, वरना ये आपको निगमन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक दूरी स्मॉल r है तो हमने आपको बताया कोई बिंदु आवेश अगर होता है, धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं से निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं कि नहीं? तो भैया इससे भी बल रेखाएं निकल रही होंगी बाहर की ओर। तो एक दिशा में, यानी इसकी जो बल रेखा इधर की ओर जा रही होगी, वो ऐसे जा रही होगी कि नहीं? जा रही होगी कि नहीं?
तो यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र रहेगा। विद्युत क्षेत्र मतलब समझ रहे हो कि नहीं? हमने आपको बताया है कि प्लस क्यू आवेश के, अगर कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं फैल जाता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर P पर विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं? होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? मान लिया विद्युत क्षेत्र E होगा। कितना होगा? E। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इधर को होगा, इधर को। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जिस दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर है उसी दिशा में ये देखो, ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है वास्तव में ये है तो ऐसा, देखो यहाँ समझना, क्षेत्रफल वेक्टर तुम्हारा ऐसा है, लेकिन हमने बना दिया इसको ऐसा। क्योंकि ऐसा बन सकता है क्या? नहीं बन पाएगा। तो इसको हमने ऐसा बना दिया क्षेत्रफल वेक्टर को ऐसा, जबकि ये, एक मिनट, इसको हम थोड़ा क्षेत्रफल वेक्टर को ऐसा बना देते हैं, थोड़ा तिरछा इस दिशा में। ठीक, देखो ऐसा समझिए, ये क्षेत्रफल वेक्टर तुम्हारा है तो ऐसा, ऐसा ऊपर को है, लेकिन हमने इसको ऐसा बना दिया। क्यों? क्योंकि इस दिशा में हम बना ही नहीं सकते क्षेत्रफल वेक्टर को। बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। जबकि यहाँ से देखो, जो ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो इधर को होगी। बताओ होगी कि नहीं? इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी इधर को होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, तो इन दोनों के बीच कोण कुछ बनेगा, वो कोण होगा थीटा। समझ पा रहे हो? देखो ये क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? इसके बाद और देखो, हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं, माना प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब ये देखो, प्लस क्यू जो आवेश है ये बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ये तो बिंदु है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? तो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला Q अपान, और बीच की दूरी कितनी है? R स्क्वायर। तो भैया ये जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E का मान तो हम निकाल लिए कि नहीं? और एक चीज़ देखो, और क्या है बच्चों, कि जो तुम्हारा ये पूरा आवेश है, इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ तो विद्युत फ्लक्स होगा कि नहीं? अरे भैया जब हमने ये पूरा काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया तो फ्लक्स होगा, इससे बहुत सारी बल रेखाएं बाहर क्यों निकल रही होंगी? ऐसे नहीं निकल रही होंगी, इधर को चारों तरफ निकल रही होंगी, वो हमने दिखाई नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि प्लस 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 क्यू आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ठीक। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स का पहला फार्मूला हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। आपको याद होगा ये जब हम विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे। देखो हमने क्या बताया, इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो फाई ई है, और फाई ई बराबर क्या होता है? ई यानी विद्युत क्षेत्र, ए यानी इसका क्षेत्रफल, और कॉस थीटा, फाई कर दिया, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा। क्लियर? फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण नंबर 2। इसके बाद देखो आगे हम क्या करते हैं, इसको समझिए। इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, जो ये समीकरण नंबर 2 है इसमें ई का मान उठा करके समीकरण में रखेंगे 2 में। ध्यान से देखते रहे ना आप लोग, समीकरण 2 में ई का मान उठा करके रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में ई का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो भैया समीकरण 2 क्या ये है? लिखेंगे फाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा। तो ई डॉट ए कॉस थीटा है, तो ई का मान उठा के रख लेंगे। ई का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये ई हो गया तुम्हारा, ई का मान लिख दिया। इसके बाद क्या है? ए है तो ए लिखेंगे,
ई डॉट ए और कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर, यहाँ से देखो एक नया टर्म आएगा, वो टर्म कौन सा है, देखो इसके बाद हम अगर इसको बदलेंगे यहाँ पे, तो इसको हम इस रूप में बदलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ वन की जगह क्यू रख दो, उधर क्यू आ जाएगा, और इसका आर स्क्वायर हम इसके पास ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, वो क्या है कि जो ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पे देखो जो हमने ये सूत्र निकाला है, ये वाला सूत्र जो लगाया है, देखिए ये पूरे और पूरे क्षेत्रफल के लिए, लेकिन हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं, निगमन कर रहे हैं, वो छोटे से क्षेत्रफल के लिए कर रहे हैं। निगमन किसके लिए कर रहे हैं? छोटे से क्षेत्रफल के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल आना चाहिए वो छोटा वाला आना चाहिए। नहीं समझ पाए? देखो हम ये जो निगमन कर रहे हैं इतने के लिए तो कर रहे हैं अभी, तो इसलिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल आना चाहिए हमने पूरा रख दिया है, ये पूरा ना रख करके छोटा वाला क्षेत्रफल आना चाहिए। कौन वाला आना चाहिए? अब छोटा वाला अगर क्षेत्रफल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी ए। क्या हो जाएगा ये? समझ पा रहे हो नहीं? तो अगर यहाँ डी ए है तो फिर यहाँ पे भी डी ए करना पड़ेगा ना हमको, तो ये डी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी डी ए करना पड़ेगा। क्लियर? तो फिर से हमने क्या बताया, ये जो मेन फार्मूला था वो ई डॉट ए कॉस थीटा होता है प्लस का, परंतु यहाँ पर हम ये छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं। जब छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो हमें छोटा सा ही क्षेत्रफल रखना पड़ेगा, पूरा थोड़ा रखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे भी डी ए कॉस थीटा। अब देखो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, एक होता है घन कोण। घन कोण क्या होता है? एक पूरा सा अगर मान लेते हैं वृत्त है, सॉरी पूरा सा एक गोला है, तो उस गोले के क्षेत्रफल में ऊपर थोड़ा सा क्षेत्रफल ले लिया जाए, और वो क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण। मान लेते हैं जैसे ये गोला है, वृत्त नहीं, गोला लेना है, गोला। तो गोला का ये छोटा सा क्षेत्रफल है, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल इसके वृत्त में जो कोण बनाएगा, इसके वृत्त में जो कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण। क्या कहते हैं उसे? और घन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। और एक पूरा जो गोला होता है वो कितने घन कोण बनाता है? तो 4 पाई घन कोण बनाता है। और साथ ही साथ घन कोण का एक फार्मूला भी है, और आप याद रखो, ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला भी आप नोट कर लो एक जगह, ठीक है? ये घन कोण की जगह आपको ये नोट करना है, लिखना है, ठीक है? कि ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये घन कोण का फार्मूला है। तो आपको जहाँ कहीं भी दिखेगा डी ए है तो डी ओमेगा होगा ये, ठीक? डी ए है तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही हमें देखो मिल रहा है, यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? डी ओमेगा। क्या लिख देंगे? डी ओमेगा। देखो कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला हमने आपको बता दिया है कि एक घन कोण में कितने घन कोण होते हैं? 4 पाई, साथ ही साथ डी ओमेगा यानी घन कोण बराबर कितना होता है? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे करेंगे फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह रख देंगे, इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे? डी ओमेगा। क्या रख देंगे? डी ओमेगा। तो इस पूरे की जगह आ गया डी ओमेगा। ये समझ में आ रहा है क्यों रख दिया यहाँ पे? क्योंकि हमें सूत्र जानते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा। इसको याद कर लो आप एक जगह। डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे समझिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझिए, ये जो तुम्हारा घन कोण है वो वास्तव में केवल और केवल छोटे से क्षेत्रफल का है। घन कोण जो निकल रहा है ये छोटे से क्षेत्रफल का निकल रहा है। हमें क्या निकालना है? पूरे से क्षेत्रफल का निकालना है। और जो फ्लस्क भी तुम निकाल रहे हो, ये जो फ्लस्क तुम निकाल रहे हो, ये भी छोटे से क्षेत्रफल का निकल रहा है। ये फ्लस्क जो है तुम्हारा, ये भी छोटे से क्षेत्रफल का निकल रहा है। इसी क्षेत्रफल का तो फ्लस्क निकाल रहे थे अभी तक, तो ये छोटे से क्षेत्रफल का ही फ्लस्क निकल रहा है। अब करना क्या है हमें इस पूरे क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालना है। क्या करना है हमें? पूरे क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालना है। तो जब छोटी सी चीज़ तुम्हें पता हो पूरा निकालना, तो हम क्या करते हैं? उसका समाकलन। बस इतना याद रखना, छोटे से क्षेत्रफल का हमें पता है, फ्लक्स इतना हो गया, ठीक है? और हमें चाहिए क्या? हमें पूरे क्षेत्रफल का फ्लक्स चाहिए, तो हम इस छोटे सी चीज़ का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन। तो बस तुरंत हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों और समाकलन करने पर तो करेंगे समाकलन, तो समाकलन ऑफ होल कर्व, ये वाला चिन्ह लग जाएगा डी
फाई ई बराबर, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन है ये कॉमन आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका समाकलन करेंगे, इसका डी ओमेगा का, किसका करेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ें अचर है तो अचर चीज़ें बाहर आ जाती हैं। देखो ये वाली चीज़ें क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसका समाकलन नहीं होता है और ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं, केवल इसका समाकलन होगा, तो इसका समाकलन हमने कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ये छोटा सा था फ्लस्क, इसका समाकलन करेंगे तो बड़ा वाला फ्लस्क आ जाएगा, क्लियर, छोटा सा था उसका समाकलन करेंगे तो बड़ा वाला फ्लस्क आ जाएगा। ठीक, इधर देखो ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही चलेगा, और देखो ये छोटा सा घनकोण था तो इसका समाकलन करेंगे तो बड़ा वाला घनकोण आ जाएगा, और बड़ा वाला घनकोण क्या होगा, ओमेगा, क्या होगा, ओमेगा। और आप जानते हो कि एक ओमेगा में कितने घनकोण होते हैं, तो 4 पाई घनकोण होते हैं, ये जानते हो। तो ओमेगा की जगह आप 4 पाई लिख दोगे, तो करो इसको, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह लिख देंगे 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही गॉस की प्रमेय थी, यही तो थी गॉस की प्रमेय, बताओ बच्चों, यही गॉस की प्रमेय थी। देखो यहाँ पे केवल आवेश हमने एक लिया था इसलिए ऊपर Q आया है, अगर आवेश और बहुत सारे लेते तो Q1 Q2 Q2 3 करके जोड़ करके आता, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो फिर से हम इसको समझा देते हैं, यही तो गॉस की प्रमेय थी, क्या बताया था हमने, गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही तो है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो था गॉस की प्रमेय, तो हमने सिद्ध कर दिया। अब फिर से इसको देख लेते हैं एक बार का, क्या करते हैं, सबसे पहले एक बिंदु आवेश था उसको हमने एक घेरे से घेर दिया, इस घेरे को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। फिर क्या बताया हमने, एक बिंदु, एक हमने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, उस क्षेत्रफल का नाम रखा DA, ठीक है, क्या रखा नाम उसका, DA, और इस पूरे से क्षेत्रफल का नाम था A, क्लियर। लेकिन पूरे क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल ये टेढ़ा मेढ़ा था, तो DA क्षेत्रफल लिया है, अब क्षेत्रफल लिया है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, तो ये हमने क्षेत्रफल वेक्टर लिया है जिसका नाम है DA वेक्टर, क्या नाम है, DA वेक्टर। इसके अलावा जो Q आवेश है, यहाँ जो बिंदु P है इसके बीच की दूरी हमने R ले ली है। इसके बाद हमने क्या बताया, जो Q आवेश है एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, लगाएगी नहीं, विद्युत क्षेत्र लगाएगा, तो उस विद्युत क्षेत्र का नाम हमने रख दिया E, क्या नाम रख दिया, E। अब बस वही लिख दिया, माना गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A है। फिर इसके बाद माना प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। फिर क्या है, तो जब E है तो ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये निकाल लेंगे हम सूत्र से, निकालेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होती है, हम जानते हैं, हमने लगा लिया, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, प्लस Q आवेश है, इसके कारण कुछ फ्लक्स भी तो होगा, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण यहाँ इस छोटे से क्षेत्र में कुछ फ्लक्स भी तो होगा, होगा कि नहीं, तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो छोटा सा होगा क्योंकि छोटा सा पृष्ठ हमने लिया है, तो छोटा सा फ्लक्स हमने लिया, डी फाई ई बराबर E डॉट DA, छोटा सा क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 2 में E का मान उठा करके रख देंगे, तो समीकरण 2 में E का मान उठा करके हमने रख दिया, और रखने के बाद फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया और DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर हो गया। और ये DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर जो होता है ये D ओमेगा के बराबर होता है, ये हमने आपको बताया, इसको रख लेना है, ठीक है, D ओमेगा के बराबर, तो इसकी जगह हमने D ओमेगा रख दिया, क्लियर, ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद क्या, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, जब छोटे छोटे हैं यानी हमारा फ्लक्स भी छोटा है और घनकोण भी छोटा है, तो हमें पूरे का फ्लक्स निकालना है, तो दोनों ओर हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो भैया इधर भी समाकलन कर दिया, उधर भी समाकलन कर दिया। समाकलन जब इसका करेंगे तो कोई बात नहीं, तो इसका तो हो जाएगा, लेकिन जब इसका करेंगे तो ये अचर पद है तो ये बाहर आएगा, इसका समाकलन नहीं होता, केवल D ओमेगा का होगा। अब फिर क्या करेंगे, जब इसका करेंगे तो ये बड़ा वाला आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगी नहीं, ठीक, इसमें देखो करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये D हट जाएगा, इसमें भी ये बड़ा वाला घनकोण आ जाएगा। अब ये जो घनकोण होता है ओमेगा, तो एक घनकोण में कितने 4 पाई होते हैं, ठीक है, स्टेरेडियन घनकोण, तो लिख देंगे 4 पाई। अब बस ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यही तुम्हारा क्या है, गॉस की प्रमेय है। तो इस तरीके से ये गणितीय रूप में गॉस की प्रमेय सिद्ध की गई थी। आप इसको नोट कर लीजिए, 2-3 बार आपको रिवीजन करना है इसको, ठीक है।